नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि पिछले साल जितने पैसे में महीने भर का राशन आ जाता था, अब उतने में क्यों नहीं आता? या फिर वो पसंदीदा स्नैक जो पहले 10 का था, अब 15 का क्यों हो गया है? ये सब महंगाई का खेल है, जिसे अर्थशास्त्री मुद्रास्फीति कहते हैं। आज हम इसी पहेली को आसान भाषा में सुलझाएंगे। हाँ, तो ये सवाल तो हम सबके दिमाग में घूमता ही है। आखिर समय के साथ चीजों के दाम बढ़ते ही क्यों जाते हैं? चलिए, इसके पीछे के अर्थशास्त्र को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन आखिर है क्या भला। आसान शब्दों में कहें तो ये वो दर है जिससे हमारे पैसे की खरीदने की ताकत कम होती जाती है। मतलब सीधा सा हिसाब है। मुद्रास्फीति का मतलब है चीजों की कीमतों का लगातार बढ़ना, यानी जो सामान आज 100 रुपए का है वो कल 105 का हो सकता है। और इसका ठीक उल्टा होता है अवस्फीति, जब कीमतें घटने लगती हैं, जो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह, चीजें सस्ती हो रही हैं, पर यकीन मानिए ये अर्थव्यवस्था के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि मुद्रास्फीति क्या है, पर अब असली सवाल पे आते हैं, ऐसा होता क्यों है? कीमतें बढ़ने के पीछे ना मोटे तौर पे 3 बड़े कारण काम करते हैं। पहला कारण है डिमांड का बढ़ जाना। अब इसको ऐसे समझिए, बाजार में सिर्फ 10 फोन हैं, लेकिन खरीदने वाले 50 लोग हैं और सबके पास पैसा भी खूब है, तो जाहिर सी बात है दुकानदार फोन की कीमत बढ़ा देगा। और ऐसा तब होता है जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है, चाहे वो टैक्स में कटौती से हो या फिर सरकार के ज्यादा खर्च करने से। दूसरा बड़ा कारण है सप्लाई में कमी। जरा सोचिए, अगर बाढ़ की वजह से प्याज की फसल बर्बाद हो गई तो बाजार में प्याज कम आएगा, लेकिन खाने वाले तो उतने ही हैं। नतीजा क्या होगा? प्याज के दाम आसमान छूने लगेंगे। तो बस यही होता है जब किसी भी वजह से बाजार में सामान का उत्पादन घट जाता है या उसकी सप्लाई कम हो जाती है। और तीसरा कारण है लागत का बढ़ना, यानी किसी चीज को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाए। मान लीजिए एक बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री के लिए मैदा, चीनी और पेट्रोल सब महंगा हो गया, तो फैक्ट्री मालिक क्या करेगा? वो बिस्कुट का दाम बढ़ा देगा, और ये जो बढ़ी हुई लागत है वो आखिर में घूम फिर कर हम और आप जैसे ग्राहकों की जेब से ही तो वसूली जाती है। अब एक मजेदार बात, क्या सारी महंगाई एक जैसी होती है? जी नहीं। अर्थशास्त्री इसकी रफ्तार के हिसाब से इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई धीमी गति से चल रहा हो और कोई रेस लगा रहा हो। जैसा कि यहां दिख रहा है, रेंगती हुई महंगाई जो करीब 2-3% होती है, उसे तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा भी मानते हैं। लेकिन जब ये भागती या कूदती हुई स्टेज पर पहुंच जाती है तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है। जरा सोचकर देखिए, अगर चीजों के दाम हर महीने डबल होने लगे तो लोगों की बरसों की बचत तो रातों रात खाक हो जाएगी और पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। अच्छा, जब भी हम न्यूज़ में महंगाई के आंकड़े सुनते हैं ना, तो अक्सर 2 शब्द सुनाई देते हैं, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन। अब ये क्या हैं और इन्हें समझना क्यों जरूरी है? चलिए देखते हैं, ताकि हमें अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर दिखाई दे। हेडलाइन इन्फ्लेशन को समझिए, हमारी पूरी शॉपिंग की टोकरी। इसमें सब कुछ है, पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, फल, सब। ये हमें बताता है कि हमारी जेब पर असल में कितना बोझ पड़ रहा है। लेकिन पेट्रोल और सब्जियों के दाम तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, है ना? तो अर्थव्यवस्था की लंबी दौड़ में सेहत कैसी है, ये समझने के लिए अर्थशास्त्री कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं। इसमें से इन जल्दी जल्दी बदलने वाली चीजों के दाम हटा दिए जाते हैं। अब महंगाई की इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, और वो है बेरोजगारी। इन दोनों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं विवादास्पद रिश्ता है, जिसे फिलिप्स वक्र के सिद्धांत से समझा जाता है। तो ये है फिलिप्स वक्र। ये सिद्धांत कहता है कि महंगाई और बेरोजगारी में अक्सर एक उल्टा रिश्ता होता है, मतलब एक तरह का लेन देन। जब ज्यादा लोगों के पास नौकरियां होती हैं, यानी बेरोजगारी कम होती है, तो लोग खर्च भी ज्यादा करते हैं और इससे महंगाई बढ़ती है। और वहीं दूसरी तरफ, जब महंगाई को काबू करने के लिए अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी की जाती है, तो उसका असर नौकरियों पर पड़ता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या महंगाई और बेरोजगारी के बीच एक सही संतुलन साधना मुमकिन है? ये वो पहेली है जिसे दुनिया भर की सरकारें और सेंट्रल बैंक हर रोज सुलझाने की कोशिश करते हैं। वाकई सोचने वाली बात है ना?